नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूपी प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। यूपी में 2 दिन से निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मियों की मांग के आगे सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है। अब यूपी सरकार ने यूपीपीसीएल के निजीकरण को फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके बाद सरकार बिजली कर्मियों की सहमति के साथ ही आगे कोई निर्णय लेगी। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के बीच समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के आगे सरकार झुकती हुई नजर आई। 3 महीने के लिए यूपीपीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाई गई। बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समझौता हुआ। अधिकारियों और कर्मचारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लगातार नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। ऐसे में अब सरकार जो है वो बिजली कर्मचारियों के आगे झुकती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समझौता हुआ। बड़ी बातें जो हैं इस खबर की वो हम आपको बता देते हैं। 3 महीने के लिए यूपीपीसीएल के निजीकरण पर सरकार ने रोक लगा दी है और साथ ही बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के आगे अब सरकार झुकी है। 3 महीने के लिए यूपीपीसीएल के निजीकरण पर अब रोक लगा दी गई है। बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समझौता हुआ है। तो वहीं इससे पहले यूपी के कई जिलों में यूपीपीसीएल के निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बहिष्कार किया था काम का, जिससे प्रदेश में बिजली सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ की पहली तस्वीर, संत कबीर नगर की तस्वीर, सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदायूं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमीरपुर की भी तस्वीरें। किस तरीके से अलग अलग जगह पर जो कर्मचारी हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन अब सरकार जो है कर्मचारियों की मांगों के आगे झुकती हुई नजर आई। बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अब समझौता हुआ और 3 महीने के लिए यूपीपीसीएल के जो निजीकरण है उसको टाल दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के आगे सरकार झुकती हुई नजर आई। 3 महीने के लिए यूपीपीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाई गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संवाद के जरिए संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कुछ लोगों को विकास के कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग विकास में बाधक बनकर दुष्प्रचार का काम कर रहे हैं। साजिश के जरिए धार्मिक नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। सरकार नौजवानों के हितों के लिए भी कदम उठा रही है और किसानों की समृद्धि के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा किसानों के हित के लिए अभी सरकार 3 प्रकार के कृषि विधेयकों को संसद से पास कराई। कैसा दुष्प्रचार करने का प्रयास हुआ, यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। हां, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है, वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था।
तो वहीं यूपी में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी कोरोना को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ती नजर आ रही। यही वजह है कि सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। इसी को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अभी हमारे साथी ने आपको बताया कि प्रदेश में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या कम हो रही है। साथ साथ ये भी हमें आम जनता को ये जानकारी देनी है कि इधर कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग बीमारी के बारे में देर से सूचना दे रहे हैं। देखिए, ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि समय पर डॉक्टरी सहायता लेना आवश्यक है। यदि आपको अभी जैसे बताया गया इनमें से कोई सा भी लक्षण है तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको इन लक्षणों में वो डॉक्टर बताएंगे। लक्षणों में अगर गंभीरता है तो तुरंत टेस्ट कराइए और तुरंत अस्पताल जाइए। विशेषकर ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनको की अन्य बीमारियां हैं, हृदय की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, मधुमेह है, इस तरह की बीमारी है। क्योंकि जैसा आपको पता है हमारे यहाँ रिकवरी रेट 88% से अधिक हो गया है। तो बीमारी में बचाव है, लेकिन तभी जबकि आप समय पर अस्पताल जाएं। प्रदेश में हॉटस्पॉट की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा कंटेनमेंट के क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब 15,706 कंटेनमेंट जोन है। इसमें पूर्णतया आवाजाही की पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश में मास्क पहनना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस को निर्देश किए गए हैं कि वो चालान करें ताकि लोगों को मास्क पहनने की आदत डालें। कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी उन्हें पुनर्संचालित करने का प्रयास हो रहा है। बैंकों के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज में इकाइयों को ऋण की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो एग्जिस्टिंग इकाइयां थी उनको 4,34,000 इकाइयों को लगभग 10,560 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। जो 4,20,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 14,000 करोड़ के ऋण वितरण हो चुके हैं। इनमें लगभग 15 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। इसके अलावा उद्योगों ने लगभग 41,000 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की है। प्रदेश के नागरिकों को सुविधाएं ऑनलाइन जो मिलती हैं वो समय से मिलती रहें, उसके लिए लगभग 63,162 कॉमन सर्विस सेंटर चालू किए गए हैं। बड़ी तेज़ी से इनकी संख्या में वृद्धि भी हो रही है। नए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं ताकि नागरिकों को ज़रूरी सरकारी सेवाओं के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, उन्हें ऑनलाइन ही वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। किसानों के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। धान क्रय का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हो गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में जितना धान खरीदा गया था उससे लगभग 10 गुना धान इस वर्ष खरीदा गया है। धान क्रय की प्रक्रिया तेज है। किसानों से ये सलाह है, अनुरोध है कि वो धान को सुखा कर लाएं। धान जो अभी आ रहा है उसमें थोड़ा नमी आ रही है। धान को समुचित सुखा के लाएं ताकि उनको क्रय एजेंसियां समय से और उचित दाम पर खरीद सकें। कुल 6,153 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,56,336 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 1,10,44,860 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 2,050 लोगों ने, प्रदेशवासियों ने चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने डॉक्टरों से अपने जो भी उनको बीमारी थी या जो भी उनको उलझन थी उसके संबंध में उन्होंने परामर्श प्राप्त किया। उनको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर कि आप घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो घर से हमें नहीं निकलना चाहिए। और डॉक्टरों की अगर राय भी लेनी है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है जिससे कि जाकर के अस्पताल में दिखाना अत्यंत आवश्यक है, तो आप इस पोर्टल का उपयोग करके डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
अब तक प्रदेश में 1,19,347 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,32,391 इलाकों में 4,03,851 टीम दिवस के माध्यम से 2,62,60,522 घरों का सर्वेलांस किया गया है। इतने घरों को सर्वेलांस में लिया गया। हमारी टीमें वहां गईं, उन्होंने इनसे हालचाल पूछा और इनमें रहने वालों की संख्या 12,99,63,786 है। कोविड केयर के अलावा लगातार हम नॉन कोविड केयर को भी मॉनिटर करते रहते हैं और अब प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो पीएचसी हो या सीएचसी हो या जिला अस्पताल हो या कंबाइंड अस्पताल हो, हर अस्पताल में ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत है कि उसे अस्पताल जाना है, पहले तो ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और नहीं तो आप जा कर के पीएचसी सीएचसी हर जगह अब ओपीडी चल रही है, आप जा कर के डॉक्टरों की राय ले सकते हैं। और हर एक जगह पर जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं या प्रतिष्ठान हैं, हर जगह कोविड केयर सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां आपकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी हो जाती है, जहां पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइज़र वगैरह सब उपलब्ध है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि अभी तक इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा नहीं है। लक्षणों के आधार पर उपचार हो रहा है और कोई एक निश्चित दवा नहीं है जिससे कि कहा जा सके कि ये दवा खाने से आप पूर्णतः निरोग हो जाएंगे। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनके लिए वैक्सीन आ जाती है, तो वैक्सीन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और फिर आप उस बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। तो अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए अभी हमें सावधानी बरतकर संक्रमण से बचे रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने हाथ को बार बार हम साबुन पानी से साफ़ करते रहें, ताकि आपके हाथ पर कोई भी संक्रमण ना रहे, कोई भी वायरस न रहे और आपके शरीर के अंदर न जाए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और जिस कपड़े से आप ढक रहे हैं, रुमाल से या गमछे से, वो साफ़ होना चाहिए। अगर आपने आज उसको इस्तेमाल कर लिया है तो उसको धोने के बाद, सुखाने के बाद तभी आप दोबारा इस्तेमाल करें। अगले दिन दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करें, दूसरा मास्क इस्तेमाल करिए। तो वहीं हाथरस मामले में पीएफआई की भूमिका पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकलकर सामने आई है। इस संगठन ने किस तरह से हाथरस में जातिगत दंगे करवाने की कोशिश की है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की कोशिश की है, ये बात सामने आई है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको नाकाम किया। मोहसिन रजा ने कहा कि पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन का नया रूप है। राजनीतिक दल जो पीएफआई को समर्थन कर रहे हैं वो भी देश के अंदर आतंक फैलाने में शामिल हैं। भारत सरकार से मांग करता हूं कि जांच के बाद पीएफआई को बैन किया जाए। देखिए, आज आपने जो प्रश्न किया, हाथरस कांड के पीछे उसकी आड़ में एक बार फिर से हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में वही एक संगठन सामने आया है जिससे पहले सिमी हुआ करता था और अब ये नए रूप में आया है पीएफआई बनकर। सिमी भी हमारे देश की एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है और उससे निकले हुए लोग, संगठन को बैन कर दिया गया था, लेकिन उससे निकले हुए लोग, जो लोग थे जिन्होंने वो संगठन बनाया था, उन्होंने पीएफआई की स्थापना की और पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया था, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था दंगा कराने का प्रयास किया था, दिल्ली के अंदर भी आगजनी और किस तरह से इंसानी जानें गई थी, ये दंगे जो कराए थे वो भी पीएफआई ही नहीं कराया था। तो पीएफआई जैसी संगठन जो काम कर रही है आतंक के लिए, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, ये खतरनाक एक संगठन है और उसको कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और देश के जो राजनीतिक दल हैं
वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको संरक्षण देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को संरक्षण जो लोग देते हैं, ये वही लोग दोषी हैं साथ में इसके, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं, और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। तो यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता पूजा पाठ करा रहे हैं ताकि केशव प्रसाद मौर्य जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी पूजा पाठ की गई, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पूजा अर्चना की। साथ ही साथ दिनेश दुबे की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य के स्वस्थ होने के लिए सुंदरकांड पाठ भी कराया गया। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जी गए उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है, और उप मुख्यमंत्री की भूमिका में वो देश के प्रदेश के लिए, विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, कल्याण के लिए लगे रहते हैं, उत्तर प्रदेश की जन सेवा के लिए लगे रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की बहुत भूमिका है, लोगों के कल्याण के लिए, सेवा के लिए लगे रहते हैं। इसलिए अचानक उनकी तबीयत कोरोना महामारी के खराब हो जाने के कारण बस ऐसा समूह को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का हवन पूजन कराने से उनको हनुमान जी की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा उनका कोरोना महामारी दूर कर देंगे, उनको आघात से बचा लेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का मानना, उसी निमित्त मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो वहीं कृषि कानून और हाथरस प्रकरण के खिलाफ मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सलाहकार और पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ट्रक, ट्रॉलियां और बाइकें लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। केंद्र की सरकार ने जो कृषि विधेयक पारित किया है, कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बिल का बड़े पैमाने पर विरोध जारी है। इस बिल में जमाखोरी को बढ़ावा, किसानों की जमीन को हड़पने की साजिश और एमएसपी को जिस तरह समाप्त करने की कोशिश इस सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह तय किया है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देने देंगे किसानों को। ये लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता, संकल्पता के साथ तब तक जारी रहेगी जब तक यह बिल विधेयक पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले लेती। तो वहीं कोरोना संक्रमण काल की चेन को तोड़ने के लिए लखनऊ प्रशासन की तरफ से बैठक की गई, जिसमें नगर निगम, पुलिस और एलडीए के समेत कई विभाग के लोग मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम ट्रांस गोमती के विश्व भूषण मिश्र ने कहा कि कल्याणपुर, अलीगंज, सहारा स्टेट और जानकीपुरम में कोरोना के मरीजों में कोई भी कमी नहीं आ रही है, जबकि लखनऊ कोरोना मरीजों का आंकड़ा आधे से भी कम लखनऊ में हो गया है। एडीएम ने कहा कि दुकानों पर कोई भी खाद्य पदार्थ खुले में नहीं बेचे। इसी को लेकर एडीएम विश्व भूषण ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की गई है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, एलडीए के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। बात करेंगे एडीएम विश्वभूषण मिश्रा जी। सर, आज किस तरह से बैठक की गई है और किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है? आज आरडब्ल्यूए और निगरानी समितियों के साथ बैठक की गई है। अलीगंज सीएचसी के क्षेत्र में पड़ने वाले जो 4 थाने हैं और तमाम अलग मोहल्ले हैं, वहाँ पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स थे उनको चिन्हित करते हुए इन सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से आरडब्ल्यूएज और जो निगरानी समिति में हमारे प्राइवेट लोग भी होते हैं, गैर सरकारी लोग भी होते हैं, उन सभी के माध्यम से जो हमको स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जिसके माध्यम से नंबर हम नीचे ले आ सकें और कोविड कंटेनमेंट अपना प्रभावी ढंग से लागू कर सकें, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। सर, जिला प्रशासन द्वारा एक प्लाज्मा डोनेशन का अभियान चलाया गया है, क्या लग रहा है इसमें कितनी सफलता मिल रही है जिला प्रशासन को और किस स्तर पर इस पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है। अभी कल का अपडेट ये है कि आर्मी ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हामी भर दी है और उनको हमने एक पत्र भेजा था
उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और पीजीआई से उनका सीधे कोऑर्डिनेशन करवा दिया गया है, जहां से वो लोग उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने कार्मिकों की सूची वहां प्रेषित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कोरोना का संक्रमण काल तोड़ने के लिए जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, लगातार मेहनत कर रहा है। आज एलडीए से लेकर के जिला प्रशासन और नगर निगम पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की गई और बैठक में ये बताया गया कि किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है और कैसे इस कोरोना संक्रमण काल को तोड़ना है। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। वहीं उत्तरी लखनऊ के एडीसीपी राजेश कुमार ने भी प्राइम न्यूज से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना संक्रमण काल के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के साथ आज पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम के साथ बैठक की गई है। सर, कोरोना चेन को तोड़ने के लिए आज आरडब्ल्यू के साथ बैठक की गई, कई विभागों के साथ। क्या दिशा निर्देश दिया गया है बैठक में? बेसिकली ये चीज़ देखते हुए कि कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, तो उनको कैसे कंटेन किया जाए और जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन कराया जाए, जिससे इन बढ़ोतरी जो हो रही है इसको हम लोग कम कर सकें और जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनमें रिलैप्सेस ना हो। इसीलिए मीटिंग थी आज। एडीएम साहब और नगर निगम और पुलिस प्रशासन सबने मिलकर एक मीटिंग किया है। सिविल डिफेंस के लोगों को बुलाया गया था, पार्षद लोग थे, और ये चीज़ तय हुआ है कि हम लोग किस सख्ती के साथ इसको पालन कराएंगे और भविष्य में इसकी बढ़ोतरी को रोकने का प्रयास करेंगे। सर, सिविल डिफेंस के लोगों ने अभी जैसा कि आपसे शिकायत किया कि पुलिस से इसका सहयोग नहीं मिल रहा है, जो हम जा रहे हैं तो हमसे कहा जाता है कि आपको इससे क्या मतलब है। तो आपने अपने विभागों के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, थाना अध्यक्ष थे, उनको किस प्रकार से आगाह किया है? नहीं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी उन्होंने बताई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट होगा चीज़ें। और हम लोगों ने आपस में मीटिंग करके तय किया है कि सिविल डिफेंस को उतना ही सपोर्ट मिलेगा जैसे हम लोग रेगुलर करते रहे, पहले भी करते रहे, और भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं है। तो निश्चित तौर पर एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि हम कोरोना संक्रमण काल के चैन को तोड़ने के लिए हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो जनता है, उनको जागरूक लगातार करेंगे। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट लगातार उनका सहयोग करेगा और कहीं ना कहीं इस कोरोना काल के संक्रमण चैन को तोड़ने में हम सफलता हासिल करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। तो वहीं बस्ती में आज रालोद ने किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। युवा रालोद के राष्ट्रीय महासचिव राजा ऐश्वर्य राज सिंह के नेतृत्व में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और रधौली तहसील पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। कृषि बिल जो है, कृषि बिल 2020, जो कि अध्यादेशों के तौर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो भाषण था उसमें कहा था कि हम आपके लिए 3 नए कृषि अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, जिससे जो किसानों की जो आय है दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये जो तीनों बिल हैं, ये कहीं भी किसानों के हितों में नहीं है, किसानों के हितों के विपरीत हैं। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जमाखोरी के अंदर जिसका संशोधन किया गया है, चाहे वो मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म करने की जो बात करी गई है, ये तीनों जो बिल हैं ये किसानों के हितों में नहीं है। कहीं ना कहीं से निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कृषि अकेला एक ऐसा क्षेत्र था जो आज भी जिसके अंदर कॉरपोरेट नहीं था, तो कैसे जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, रिलायंस है, अदानी है, अंबानी है, कैसे इसका लाभ निकाल सकें, पूरी कवायद उसी के लिए है। इन तीनों कृषि अध्यादेशों में जो कि आज की तारीख में बिल बन गए हैं, कहीं भी एमएसपी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसीलिए इन तीनों कृषि बिलों के विरोध में आज हिंदुस्तान का पूरा किसान जो है सड़क पर है। बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो सड़क पर है। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, ट्रैक्टर शांति मार्च के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ माननीय रुधौली के जो एसडीएम महोदय हैं उनसे हम लोगों ने, उनके माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। चलिए, यूपी प्राइम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।